हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और दोस्तों, मैं आपके लिए भारतीय संविधान के जो नागरिकता टॉपिक है, उससे संबंधित जो पीवाईक्यू है वो और आने वाले एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न रहेंगे, उसकी एक श्रृंखला आपके सामने लाया हूँ। तो आज का जो अपना टॉपिक है, वो है नागरिकता से संबंधित पीवाईक्यू और आगामी परीक्षाओं से संभावित प्रश्न। तो देखिए, आइए शुरुआत करते हैं, फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नागरिकता का तरीका नहीं है? कौन सा नहीं है? जन्म, पंजीकरण, प्राकृतिकरण, मौलिक अधिकार, बताइए कौन सा है? तो देखिए, इसका है मौलिक अधिकार। यानी ये जो तीन तरीके हैं, जन्म, पंजीकरण और प्राकृतिकरण, इसके अलावा दो और तरीके हैं। वो है इसमें वंश और क्षेत्र सम्मिलित। इन पांच तरीकों से क्या होता है ना, कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता का अर्जन कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, नागरिकता का अर्जन कर सकते हैं? तो कितने तरीके हैं? 3, 4, 5, 6। कितने हैं दोस्तों? 5 तरीके। ठीक है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण या जिसे प्राकृतिकरण भी कह सकते हैं उसके आधार पर, और अंततः क्षेत्र सम्मिलित के आधार पर। ये 5 तरीके के आधार पर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अगला देखिए, प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कितने वर्ष भारत का निवास होना आवश्यक है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? बताइए दोस्तों, कितने वर्षों की आवश्यकता है? तो देखिए, यहाँ 12 वर्षों की। ठीक है। प्राकृतिकरण में आप कितने सालों का ध्यान रखेंगे? 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्षों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, नागरिकता समाप्ति टर्मिनेशन किस आधार पर की जा सकती है? त्याग के द्वारा, देशद्रोह के द्वारा, गलत जानकारी के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा इसमें कौन सा? उपरोक्त सभी। यानी हमारा जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उस 55 में 3 तरीके से क्या है, नागरिकता क्या करी जा सकती है, छीनी जा सकती है। यानी त्याग, समाप्ति और वंचना, इन 3 आधारों पर क्या करी जा सकती है, नागरिकता समाप्त की जा सकती है किसी भी व्यक्ति की। ठीक है, भारत के जो नागरिक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखो 3 तरीके कौन कौन से? 3 तरीकों से। या तो वो त्याग दे व्यक्ति, उसके आधार पर समाप्त हो जाएगी, या समाप्त कर दे सरकार, उसके आधार पर, या वंचना। इन 3 तरीकों से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता पर अंतिम अधिकार किसका है? बताइए, ये मैंने आपको बताया था टॉपिक में। किसका है? राष्ट्रपति का, संसद का, सर्वोच्च न्यायालय या गृह मंत्रालय? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है संसद। ठीक है। अनुच्छेद 11 में संसद को क्या है, नागरिकता से संबंधित शक्तियां प्राप्त है। यानी कोई भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नागरिकता किस प्रकार की है? द्वैध, एकल, क्षेत्रीय नागरिकता या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 9 में हमारे किसकी बात है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हमारे भारत में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। द्वैध नागरिकता कहाँ पर है दोस्तों? अमेरिका में है। ये भी आप ध्यान रखें। अगला देखिए, नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? 1947, 50, 55, 1962। तो आपको याद होगा दोस्तों, 1955 में हमारा नागरिकता अधिनियम लाया गया था। और कब पारित हुआ था ये? 30 दिसंबर 1955। ये भी आप तारीख याद रखें। अगला देखिए प्रश्न, भारत में नागरिकता का विषय किस सूची में आता है? राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? तो इसमें है अपने संघ सूची का विषय है। नागरिकता, नागरिकता कौन से विषय का? संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संविधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के बारे में बताता है? अनुच्छेद 333 से 337, अनुच्छेद 17 से 20, अनुच्छेद 5 से 11 या अनुच्छेद 1 से 4?
तो आपको याद होगा दोस्तों, इसमें कौन सा है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 की नागरिकता की बात करी गई है। कितने से कितने दोस्तों, ये याद रखें, 5 से लेकर 11 तक में किसकी बात है, नागरिकता की है। 1 से लेकर 4 तक अपने संघ का नाम, और उसके राज्य क्षेत्र की बात है। तो आप ये भी ध्यान रखें, 1 से लेकर 4 तक संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। 5 से लेकर 11 तक अपने नागरिकता की बात है। फिर 12 से लेकर अपने 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात है, यानी मूल अधिकारों की बात है। फिर इसके बाद भी अपना 36 से लेकर 51 तक अपने किसकी बात है दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात है। 51 ए में आप देख सकते हैं कि अपने मौलिक कर्तव्यों की बात है। तो ये इस तरीके से है, ये ध्यान रखें आप। फिर अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के पंजीकरण के माध्यम से, कौन सा तरीका है, अब पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता लेने के लिए कितने वर्ष पहले भारत में रहना होना आवश्यक है। तो इसको बताइए दोस्तों, कितने वर्षों की अपने को आवश्यकता होती है। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, कितना, 7 वर्ष। 7 वर्ष में क्या होता है, हमें भारत में रहना होगा, तब ही आप क्या है, पंजीकरण के माध्यम से क्या करेंगे, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो कितना है दोस्तों, ये याद रखें, किसके द्वारा, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के आधार पर कितने वर्ष है, 7 साल। यह आप ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस में संविधान के आरंभ पर नागरिकता के संबंध में उल्लेख है। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10। तो ये बात है हमारे अनुच्छेद 5 के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नागरिकता को संविधान की किस अनुसूची में स्थान दिया गया। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है। कौन सी सूची का विषय है दोस्तों, संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 का उद्देश्य किन देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई समुदाय अर्थात ये जो 6 समुदाय है के प्रवासियों को नागरिकता देना है। तो बताइए किन की बातें हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये तीनों जो देश हैं, उन तीनों देशों के बारे में अपना ये जो है CAA है 2019 वह बात करता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। कितने समुदाय है दोस्तों, कितने समुदाय है, 6 समुदाय। ये 6 समुदाय याद रखें, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई। तो आप इनको भी याद रखें, देश याद रखें, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों के अल्पसंख्यकों को क्या करी गई थी, छूट दी गई थी नागरिकता को लेकर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो ये बताइए कब लागू हुए, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 1 जनवरी 1950। तो आपको याद होगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हमारे जो नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद थे वो लागू हो चुके थे। तो ये तारीख आप याद रखेंगे, इसमें गलती नहीं करना है। हमें संविधान लागू वाली तारीख अर्थात 26 जनवरी 1950 नहीं करना है। कितना ध्यान रखना है, 26 नवंबर 1949, यानी संविधान लागू होने से पहले ही कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जो पहले ही लागू हो चुके थे। उनमें से एक हमारे क्या है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद भी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया है, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। कब से, 15 अगस्त 1947, 21 जून 1966, 26 जनवरी 1950 या 18 अगस्त 1985। तो बताइए, तो इसका आंसर है अपना
26 जनवरी 1950। इन दोनों प्रश्नों पे कई बार हम आंसर गलत कर देते हैं, तो इनको बारीकी से ध्यान रखना है। अगला देखिए, नागरिकता विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? 17 जनवरी 2019, 15 अगस्त 2023, 11 दिसंबर 2019 या 12 मार्च 2024। तो बताइए दोस्तों कौन सा है? तो देखिए ये है 11 दिसंबर 2019। तो इस तारीख को क्या हुआ, 11 दिसंबर 2019, इस दिन हमारा संविधान संसद में पारित हुआ और राष्ट्रपति ने जो सिग्नेचर करा था वो 12 दिसंबर की बात है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 12 दिसंबर 2019। तो ये दोनों तारीखें आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर 12 दिसंबर 2019 को करा था और संसद द्वारा पारित ये हुआ था कब? 11 दिसंबर 2019। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? पहला जो भारत का नागरिक तो है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, थल सेना का अध्यक्ष। तो सबको पता है ये कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये मैंने पहले ही बता दिया, 26 नवंबर 1949 को हुआ। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से हैं इसमें? देखिए, पहला, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है अर्थात निवास है। तो देखिए अगला, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है। जो जन्म से है वो केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है। तो क्या, देखिए ऐसी बात है क्या? जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए, एक, केवल एक, केवल दो, एक और तीन, दो और तीन, बताइए। तो देखिए दोस्तों, पहला जो है भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास की बात है, तो ये बात अपने सत्य है। लेकिन दूसरा देखिए, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी, देखो दूसरा देखिए, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पांच और अपन ने देखा कि 5 तरीके से नागरिकता अर्जन हो सकती है। तो उन 5 तरीकों का, यानी जन्म के आधार पर ही नहीं, ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये भी गलत हो गया। जिस विदेशियों की एक बार नागरिकता दे दी, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं कर सकते। हमने देखा है कि हमारा जो नागरिकता अधिनियम 1955 का है उसमें 3 तरीकों से हमने देखा था। तो ये भी हमारा गलत हो गया, यानी सीधा सा हमारा सही हो रहा है वो एक, यानी केवल एक सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से अधिकतर केवल अधिकार, यहाँ है अधिकार, ठीक है दोस्तों, यहाँ है अधिकार। निम्न में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो अनुच्छेद 15 से 16, अनुच्छेद 15-16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29-30, उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अपने जो अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29 और 30, ये मात्र किसको, ये आर्टिकल्स में जो अधिकार है जो केवल और केवल किसको प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। तो आप इनका ध्यान रखेंगे, यानी अपना उत्तर आ गया उपरोक्त सभी। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त है, जैसे अपने, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे अपनी विधानसभा हो, चाहे हम अपनी विधान परिषद हो, इनमें से किसी का भी सदस्य वो नहीं बन सकता। कौन? विदेशी नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और अपने जितने भी बड़े बड़े जो पद है, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, इन पर भी केवल नागरिक को ही क्या है, अधिकार है कि नागरिक ही बन सकते हैं हमारे देश के। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? तो आप बताइए किससे संबंधित है? भारत में जन्मे व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित है, भारत में बसे व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित है,
या विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित या प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 8। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 8 अपना है सी, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे ऋषि सुनक है अपने, ठीक है, ऋषि सुनक है, उन्हें ब्रिटेन की क्या है, मान लीजिए इन्हें ब्रिटेन की क्या है नागरिक, ये ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त है। अब ये चाहे तो अपने भारत की नागरिकता भी ये क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, परंतु इनके दादा दादी मम्मी पापा इनमें से कोई एक भारत में पैदा हुआ होना चाहिए। तब ये क्या है, राजकीय मिशन में जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से फिर अपने आप को क्या है, अपने आप को क्या है, भारत का क्या बना सकते हैं, नागरिक बना सकते हैं। तो ये हमारी बात करी गई है आर्टिकल 8 में। अगला देखिए, आर्ट आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8 के अनुसार भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बताइए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अदालत के आधार पर, राष्ट्रपति की अनुमति के आधार पर, भारत के काउंसलर प्रतिनिधि के पंजीकरण के द्वारा, या विशेष परीक्षा पास करके, बताइए क्या है इसमें। बताइए दोस्तों, इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका उत्तर है अपना ये, भारत के काउंसलर प्रतिनिधि के पंजीकरण के द्वारा। मैंने आपको बताया कि जो भी किसी को भी अगर नागरिकता, जो हमारे भारतीय मूल के हैं, जिनकी जड़ें भारतीय मूल में थी और वो भारत में कहीं ना कहीं, वैसे तो बाहर के विदेश के नागरिक हैं, लेकिन भारत की नागरिकता लेना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वह भारत की एम्बेसी में जाएंगे और वहाँ पर अपने आप को पंजीकरण कराकर भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो ये बात अपने किस में है, अनुच्छेद 8 में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आर्टिकल 8 लागू होता है, यानी अनुच्छेद 8 लागू हो रहा है केवल भारत में रहने वाले लोगों पर, केवल उन पर जिनके माता पिता भारत में जन्मे हो, भारतीय मूल के उन व्यक्तियों पर जो विदेश में रहते हो, या प्रवासी भारतीय छात्रों पर। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों उत्तर इसका। इसका उत्तर है अपने, अभी बात करी थी अपन ने, भारतीय मूल के उन व्यक्तियों पर जो विदेश में रहते हो, तो इसका आंसर सी आएगा। अगला देखिए, आर्टिकल 8 के तहत नागरिकता देने का अधिकार किसको है, किसको है दोस्तों, बताइए। मैंने कहा था कि नागरिकता से संबंधित जो शक्तियां है, जो क्या है, संसद से संबंधित है, तो इसका आंसर आएगा अपना संसद, क्योंकि ये संघ सूची का विषय है, तो ये भी हमने को ध्यान रखना है। अगला देखिए, आर्टिकल 10 क्या सुनिश्चित करता है, नागरिकता प्राप्त करने का तरीका, नागरिकता समाप्ति, नागरिकता की निरंतरता जब तक संसद यथा न कहे, या विदेश में नागरिकता पंजीकरण। बताइए ए बी सी डी इनमें से क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा अपना सी, क्योंकि देखिए इसमें अनुच्छेद 10 में बात करी गई थी नागरिक के अधिकारों से संबंधित, यानी जितने भी भारतीय नागरिक है, प्रत्येक नागरिक जो संसद कानून बनाएगी उन कानूनों के तहत क्या रहेंगे, वो उनके तहत नागरिक बने रहेंगे जब तक संसद कुछ नया परिवर्तन या संशोधन नहीं कर देती। और तब कहा गया है नागरिकता की निरंतर जब तक संसद यथा न कहे, यानी कुछ नया बदलाव नहीं कर देती, तब तक तो क्या है, संसद जो जो व्यक्ति है उसकी नागरिकता बनी रहेगी। तो ये है अपना, ये बात करी गई है आर्टिकल 10 में। अगला देखिए, आर्टिकल 5 में अर्थात 5 में सामान्य निवास की न्यूनतम अवधि क्या है। तो मैंने, आप बताइए पहले, 1, 3, 5 या 10, बताइए। तो मैंने आपको बताया था 5, मैंने याद भी कराया था आपको कि आर्टिकल नंबर 5 है, ठीक है, और सामान्य निवासी उसमें कितने, 5 वर्ष। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला देखिए, आर्टिकल 5 में नागरिकता किस आधार पर मिलती है? केवल प्राकृतिकरण, केवल पंजीकरण, जन्म, वंश, निवास या केवल वंश के आधार पर? तो बताइए दोस्तों, क्या आंसर आएगा इसका? आपको याद होगा, जन्म, वंश और निवास, इन तीनों तरीके से क्या कर सकता है कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है, नागरिकता ले सकता है। यानी जो व्यक्ति भारत में जन्मा है वो, या खुद ना जन्मा हो, उसकी मम्मी पापा दादा दादी में से कोई हो तो वो, या जो अंत है कम से भी कम सामान्य कितना 5 वर्ष वो क्या रहा हो, भारत में निवासी रहा हो, तो उसको मिल जाएगी नागरिकता। तो ये बात हमारे आर्टिकल 5 में है, जन्म, वंश और निवास के आधार पर। एक देखिए, आर्टिकल 8 किस वर्ष के पहले से जुड़े भारतीय मूल के लोगों पर लागू होता है? तो ये बताइए आप, इसमें क्या उत्तर आएगा? तो देखिए, इसमें बात है अपने 26 जनवरी 1950। तो आपको ये याद रखना है, इसमें 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये थे अपने प्रश्न। तो आप इन्हें ध्यान रखें, इनमें से कई बार एग्जामों में सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इनको याद रखें। आप एक बार इनके सबके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये थे हम अपने प्रश्न।